नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। संभवतः अच्छे होंगे। और हम अपनी क्लास कंटिन्यू करेंगे। आज हमारी भारतीय वनों में दूसरी क्लास होगी। अब कल आपने एक क्लास पढ़ ली थी, उसके 2 पॉइंट पढ़ लिए थे। और ये क्लास आज एक होगी, कल और परसों 2 दिन और क्लास चलेगी। उसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे जलवायु या मानसून। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हरिओम सर जीएस को, और टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। हम वहां आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे। तो हमने देखते हैं, कल हमने भारतीय वनों का वर्गीकरण पढ़ा था, उसमें हमने 2 पॉइंट कंप्लीट कर लिए थे। तो उसी के आगे स्टार्ट करते हैं और ज्यादा आपका टाइम नहीं खराब करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। और देखिए आप लोग आगे। तो कल हमने कौन कौन से 2 पॉइंट पढ़ लिए थे। एक सदाबहार वन पढ़ लिया था, एक हमने मानसूनी वन पढ़ लिया था। आगे हम पढ़ेंगे उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन या कटीले वनों का क्षेत्र या कटीले वन या झाड़ियां। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, पॉइंट तीसरा। आज हम तीसरे नंबर का पॉइंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पढ़ेंगे। देखते हैं इसे। या इसका एक और नाम, या इसे कटीले वन या झाड़ियां पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कटीले वन या झाड़ियां। तो कटीले वन या झाड़ियां, इससे आपको एक बात समझ आ रही होगी कि ये वहां पाए जाते होंगे जहां वर्षा कम होती होगी। कहां पर, जहां वर्षा कम होती होगी। इसकी वर्षा देख लीजिए। इसकी जो वर्षा है, औसत सॉरी वर्षा जो औसत 70 से 100 सेंटीमीटर तक। वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर तक। उसके बाद देखते हैं यहाँ की वृक्ष या वनस्पतियां। क्या देखते हैं इस पॉइंट में, वृक्ष या वनस्पतियां। वृक्ष या वनस्पतियां देखते हैं यहाँ क्या कौन से वृक्ष और वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो आपको पता होगा, जब जहां कटीले वन या झाड़ियां, उष्ण कटिबंधीय वन, जहां वर्षा कम होगी, वहां कौन कौन से वृक्ष पाए जाते होंगे। प्रमुख तो वही होगा, नारियल का पौधा, खेजड़ी, कटीले वन, उसके बाद पलाश, अमलतास और अक्सवुड। तो हम देखते हैं कौन कौन से वन होते हैं। तो सॉरी, यहाँ ऊंचे पेड़ों का अभाव होता है, क्योंकि जहां वर्षा कम होती है वहां जो वृक्ष होते हैं वो मतलब ज्यादा उनकी ऊंचाई नहीं होती है। लेकिन आप यहाँ हमने देखा था, यहाँ जो वृक्ष होते हैं, यहाँ पश्चिमी घाट में यहाँ वर्षा अधिक होती, तो यहाँ के जो वृक्ष होते हैं, वो जो सदाबहार वन में बताए थे, वो बहुत लंबे लंबे वृक्ष होते हैं। और यहाँ क्या कैसे वृक्ष होते हैं, उनकी ऊंचाइयां कम होती हैं। यहाँ लिखिए पॉइंट, वृक्षों की ऊंचाई कम होती है। अब देखिए कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। अब यहां हम देखते हैं वृक्ष। वृक्ष देखते हैं, बबूल, खजूर, ताड़। वृक्ष वृक्ष में देखते हैं बबूल, खजूर,
ताड़, और उसके बाद देखते हैं पलाश। पलाश, तंदु, आप तंदु को समझते हैं, या तेंदु, या तेंदु। तेंदु होता है बीड़ी का पत्ता, जो हमने बीड़ी का पत्ता देखा वो तेंदु वृक्ष का होता है। किसका होता है? तेंदु वृक्ष का। उसके बाद हम पढ़ते हैं इसमें आगे आम्ल ताल, आम्ल ताश। उसके बाद आम्ल ताश, उसके बाद खेजड़ी, उसके बाद खेजड़ी का वृक्ष, यह पाया जाता है राजस्थान में। खेजड़ी का वृक्ष कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका नाम है, वो इसमें एक वृक्ष है, उसका नाम है आक्स बुल्ड। क्या नाम है? आक्सल बुड, सॉरी आक्सल बुड, आक्सल वुड। ये अक्सर पूछा जाता है। तो आपने वृक्ष कौन कौन से देख के, बबूल, खजूर, ताड़, पलाश, तेंदु, आम्लतलाश, खेजड़ी और आक्सवुड। अब इसके बाद इसमें हम देखते हैं क्षेत्र। ये कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? क्षेत्र देखिए, क्षेत्र होगा इसमें मध्य प्रदेश, इसका जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तीसरे नंबर पर कर्नाटक, कर्नाटक, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद दक्षिणी यूपी और पश्चिमी भारत में, दक्षिणी यूपी और कामा पश्चिमी भारत में। हमने कौन कौन सा क्षेत्र बताया? मध्य प्रदेश यहाँ, उसके बाद बताया हमने छत्तीसगढ़ इधर साइड पे, उसके बाद हमने बताया कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र। उसके बाद हमने बताया दक्षिणी यूपी, ये वाला क्षेत्र, ये दक्षिणी यूपी और पश्चिमी भारत में, पश्चिमी भारत में इधर साइड पे, इधर साइड पे। और उसके बाद और आगे लिखिए, इसमें एक वृक्ष छाया प्रदेश भी पाया जाता है। वृक्ष छाया प्रदेश देख, आपको आप लोगों को दिख रहा होगा, ये वृक्ष छाया प्रदेश, ये वाला क्षेत्र। आगे लिखिए इसमें वृक्ष छाया प्रदेश, वृक्ष छाया प्रदेश। जो वृक्ष छाया प्रदेश है ये इंदौर से आंध्र प्रदेश के कन्नूर जिले तक फैला हुआ है। इसका आकार कहाँ है, कहाँ तक है? इंदौर से, इंदौर से आंध्र प्रदेश के कन्नूर जिले तक। हमने कहा बताया ये वृक्ष प्रदेश, वृक्ष प्रदेश आपको ये वाला पोर्शन समझ में आ रहा होगा, ये वाला। ये कहां से? इंदौर से। इंदौर कहां पर है? यहां पर, यहां पर। ये इंदौर से आंध्र प्रदेश के कन्नूर तक, आंध्र प्रदेश का कन्नूर कहां तक है? कहां पर है? ये आंध्र प्रदेश के कन्नूर तक फैला हुआ है। कहां तक फैला हुआ? आंध्र प्रदेश के कन्नूर तक। अब किसके आकार में? चंद्राकार आकार में। कैसा है? चंद्राकार आकार में। ये
आकार इसका कैसा है? चंद्राकार। आकार देखिए इसका, चंद्राकार। आकार इसका कैसा है? चंद्राकार। एक बार समझ लीजिए शुरुआत से। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, या कटीले वनों का प्रदेश या कटीले वन झाड़ियां। आगे देखते हैं, इसमें जो औसत वर्षा होती है वो 70 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। औसत वर्षा कितनी होती है? 70 से 100 सेंटीमीटर तक। आगे देखिए, वृक्ष वनस्पति या वृक्ष की ऊंचाइयां इसमें क्या होती है? कम, क्योंकि जहां बारिश कम होगी वहां वृक्ष की ऊंचाई क्या होगी? कम होगी। उसके बाद देखते हैं, इसमें जो वृक्ष पाए जाते हैं वो बबूल, खजूर, ताड़, पलाश, तेंदु, आम्रताल, खेजड़ी, अक्सुबुल। उसके बाद इसका जो क्षेत्र देखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, दक्षिणी यूपी और भारत में। दक्षिणी यूपी आपको ये समझ आ रहा हो, ये यूपी है। अब पश्चिमी भारत में, पश्चिमी भारत आपको ये वाला पोर्शन समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखते हैं, इसमें जो एक ये पाया जाता है जो वृक्ष छाया प्रदेश इसे बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? वृक्ष छाया प्रदेश। ये इसका आकार कैसा होता है? चंद्राकार। इसका आकार कैसा होता है? चंद्राकार। अब ये कहां से शुरू होता है? इंदौर से, यहां से शुरू होता है। अब कहा ये समाप्त होता है कि कन्नूर, आंध्र प्रदेश। कन्नूर, आंध्र प्रदेश। आप लोगों को समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं, एक सेकंड रुकना, थोड़ा कैमरा देख लें, उसके बाद आगे क्लास लेके क्लास चलाते हैं। तो आगे कंटिन्यू करते हैं क्लास को। थोड़ा देखना पड़ता है कैमरे को। बात ये, फोन है उसमें कभी कभी क्या होता है, बंद हो जाता है, तो उसे थोड़ा देखना पड़ता है। एक दो बार ऐसा हुआ कि हमने क्लास पूरी ले ली, वहां कैमरा काम ही नहीं कर रहा। तो आप लोगों ने इस स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये लिख लिया होगा। अब आगे हम चलते हैं, आगे पढ़ते हैं शुष्क मरुस्थलीय या कांटेदार वनस्पति। शुष्क, चौथा नंबर पॉइंट डालिए। शुष्क मरुस्थलीय, मरुस्थलीय कांटेदार वन। शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वन, सॉरी मरुस्थलीय गलत लिखा हुआ है। शुष्क आगे देखते हैं, शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वन। कांटेदार वन से आपको फिर एक बात समझ में आएगी होगी, जहां वर्षा की मात्रा कम वहां पाए जाते हैं कांटेदार वन। आप लोगों को समझ आ गया होगा, जहां वर्षा कम वहां पाए जाते कांटेदार वन। यहां वर्षा देखिए, वर्षा तो वर्षा है औसत वर्षा, औसत वर्षा कितनी है? 50 सेंटीमीटर से भी कम, 50 सेंटीमीटर से भी कम। अब यहाँ के वृक्ष या वनस्पति देखिए, वो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि 50 सेंटीमीटर से कम है तो यहाँ नागपनी, खजूर, बबूल, खेजड़ा, बेर, करील, कैक्टस, खैर, कत्था, इस प्रकार के वृक्ष पाए जाते होंगे। आप वृक्ष देखिए, आप यहाँ के वृक्ष देख लीजिए। वृक्ष किस प्रकार के? बबूल, बबूल, खजूर, नागपनी,
बबूल, खजूर, नागफनी, रीठा, खेजड़ा, उसके बाद बेर, उसके बाद देखते करील, कैक्टस और खैर। करील, कैक्टस और खरील। खरील वृक्ष हमने कौन कौन से बताए? बबूल, खजूर, नागफनी, रीठा, खेजड़ा, बेर, करील, कैक्टस और करील। अब इसका क्षेत्र देख लीजिए। इसका जो क्षेत्र है, आप लोगों को क्षेत्र भी पता होगा, कटीले वनों का क्षेत्र ये यहाँ थोड़ा राजस्थान और एमपी वाला है, तो उससे आपको समझ आ रहा होगा। राजस्थान, कामा गुजरात, इसका क्षेत्र देखिए, राजस्थान, गुजरात, दूसरी बात दक्षिणी पश्चिमी यूपी, दक्षिण पश्चिम यूपी, दक्षिण पश्चिम यूपी, दक्षिण पश्चिम यूपी, उसके बाद एमपी और भीतरी कर्नाटक। एमपी और भीतरी कर्नाटक। भीतरी कर्नाटक समझ गया। राजस्थान ये वाला क्षेत्र, ये जो ये है। उसके बाद गुजरात ये वाला क्षेत्र। उसके बाद दक्षिण पश्चिम यूपी, दक्षिण पश्चिम यूपी ये नीचे से ऊपर साइड पे, और पश्चिम यूपी ये वाला। समझ आ रहा है आपको? ये वाला। और दक्षिण और जो सॉरी दक्षिण यूपी ये यहाँ जो मध्य प्रदेश से ऊपर साइड लगा ये अरे जहाँ बागेश्वर धाम जो रहे थे, बागेश्वर धाम बाबा है वही वाला क्षेत्र। सीधा आप समझिए, जहाँ बागेश्वर बाबा है वही वाला क्षेत्र। उसके बाद देखते हैं एमपी का और भीतरी कर्नाटक। एमपी यहाँ पे और भीतरी कर्नाटक इधर साइड पे। तो आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं ज्वारीय वन या डेल्टा वन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज थोड़ा मेरा गला नहीं सही है, इस वजह से ज्यादा मुझसे थोड़ा आपको कम एक्टिव लग रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। साथ साथ में लिखते रहिए, इसको नोट्स बनाते रहिए। हमने आपको वादा किया कि हम आपको ज्योग्राफी पूरी कराएंगे। क्या कराएंगे? हम आपको ज्योग्राफी पूरी कराएंगे। उसके बाद हम आपके लिए पीपीटी का भी प्लान कर रहे हैं। उसमें हम तैयार कर रहे हैं इस समय हिस्ट्री का। तो हम हिस्ट्री लगभग 3 या 4 क्लासों में देने की वो करेंगे कोशिश, क्योंकि और हम थोड़ा मतलब अच्छी किताबों से ढूंढ रहे हैं, जैसे बिपिन चंद्रा हिस्ट्री की बुक। तो हम वहां से चीजें निकाल रहे हैं, तो थोड़ा टाइम बहुत ज्यादा उसमें लग रहा है। और हम कोशिश करेंगे 3 या 4 क्लासों में पूरी हिस्ट्री दे दें आपको। उसके बाद ज्योग्राफी हम 2-3 क्लासों में दे दें, और ये ज्योग्राफी चलती रहेगी कंटिन्यू। उसके बाद इकोनॉमी 2 क्लासों में दे दें। उसके बाद हम स्टैटिक और करंट पढ़ेंगे पीटी में। लगभग वो 15 दिन में हमें कोर्स समाप्त करना है। उसके बाद बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करानी है हमें जीएस की। तो आगे स्टार्ट करते हैं। ज्वारीय वन पढ़ते हैं, डेल्टाई वन पढ़ते हैं, गरान वन पढ़ते हैं, मैग्रोन वन करते हैं, खारे पानी की वनस्पतियां पढ़ते हैं। ये सभी एक ही। पॉइंट नंबर 5 भारतीय वनों का वर्गीकरण में पॉइंट नंबर 5 हेडिंग डालते हैं डेल्टाई वन। डेल्टाई वन, कामा गरान वन, कामा गरान वन। उसके बाद देखते हैं मैग्रोव वनस्पति। मैग्रोव वनस्पति खारे पानी की वनस्पति जिसे बोलते हैं, या खारे पानी की वनस्पति, या
खारे पानी की वनस्पति। खारे पानी की वनस्पति। देखते हैं इसमें ये इसका जो क्षेत्र देखते हैं, क्या देखते हैं इसका क्षेत्र। इसका क्षेत्र देखते हैं गंगा, गोदावरी, कृष्णा आदि नदियों के डेल्टाई क्षेत्र। कृष्णा, गोदावरी, कृष्णा, गोदावरी, गंगा, इनके डेल्टाई क्षेत्र यानी कि आदि नदियों के डेल्टाई क्षेत्र। डेल्टाई क्षेत्र ये वाला क्षेत्र, ये वाला, ये पश्चिम बंगाल से होते हुए ये वाला क्षेत्र डेल्टाई नदियों के क्षेत्र। उसके बाद हम इसमें देखते हैं वृक्ष। क्या देखते हैं? वृक्ष। आगे इसमें वृक्ष पढ़ते हैं। इसमें जो वृक्ष है वो है सुंदरी, कैसुरीना, फोनिक्स, नीपा, नारियल। वृक्ष कौन कौन से हैं? सुंदरी, वृक्ष है सुंदरी, कैसुरीना, ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई हीरोइन के नाम हो। सुंदरी, कैसुरीना। उसके बाद देखते हैं फोनिक्स। ये किसी इंग्लैंड का नाम लग रहा है। फोनिक्स, फोनिक्स किसी पढ़ी लिखी लड़की का नाम लग रहा है। अच्छा, फोनिक्स। उसके बाद देखते हैं नीपा। नीपा, ये तो रूपा का उल्टा लग रहा है भाई। जो उसमें मेला मूवी में आपने देखा वो रूपा, उसका उल्टा लग रहा है नीपा। उसके बाद देखते हैं नारियल। नारियल, उसके बाद नारियल। अब देखते हैं सर्वाधिक क्षेत्र। सर्वाधिक क्षेत्र देखते हैं। सर्वाधिक क्षेत्र देखते हैं। सर्वाधिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल का क्षेत्र। सर्वाधिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल का क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, ये वाला, ये वाला। सर्वाधिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल का क्षेत्र। पश्चिम बंगाल का क्षेत्र। दूसरे तो ये पॉइंट लगभग इतना ही है, इसमें कंप्लीट हो गया। और ये अरे यार ऐसा सीधा समझिए, इसमें जो पानी में क्षारीयता होती है वो अधिक होती है। खारी पानी है ना, इसमें क्या होता है, एक पॉइंट डाल लीजिए। पानी में क्षारीयता अधिक होती है। पानी में क्षारीयता कैसी होती है? अधिक होती है। तो इसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे चलते हैं और हम थोड़ा 2-3 पॉइंट आपको लिखवाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। वो पॉइंट आपको कंप्लीट कराएंगे, आप आगे देखिए और साथ साथ में लिखते रहिए क्योंकि हमारे पास काम बहुत है। तो कोशिश कर रहे जल्दी जल्दी ये ज्योग्राफी का पोर्शन समाप्त हो, उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मतलब सारा कोर्स आपको पूरा कराएंगे और बहुत डिटेल से कराएंगे। आपने इसका वो तो समझ ही रहे होंगे, कंटेंट कितना मजबूत कंटेंट है, कहाँ से ला रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। हम भी पढ़ाई करते हैं तो हमें भी टाइम बहुत कम मिल पाता है। जितना टाइम मिलता है हम कंटेंट ढूंढने में लगा देते हैं। और आज हमारी थोड़ी तबीयत थोड़ी गड़बड़ चल रही है, गले में थोड़ी खराश है और यहाँ छिद आ रहा है, तो उस वजह से थोड़ी एनर्जी डाउन लग रही है। लेकिन आप चिंता ना करिए, आप समझते रहिए और हम ये क्लास पूरी कराते हैं। उसके बाद हम थोड़ा
दवाई लेते हैं। तो एक बार कैमरे को देख लें। चलिए आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो हमने क्या बोला था कि इसमें 2-3 पॉइंट और बताएंगे। थोड़ा पानी पीने चले गए थे, आपको थोड़ा गला नहीं सही है, अभी इसमें 2-3 पॉइंट और आपको बताते हैं। अब थोड़ा वनों के ही बारे में बताएंगे, वो पॉइंट आप नोट कर लिए, बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब लिखिए सर्वाधिक मैंग्रोव वन, सर्वाधिक मैंग्रोव वन पॉइंट डालिए। सर्वाधिक मैंग्रोव वन, सर्वाधिक मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, पहले नंबर पर गुजरात, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक मैंग्रोव वन, पहले नंबर पर गुजरात, दूसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश। गुजरात का क्षेत्र आप ये वाला देखिए, ये जो तटीय क्षेत्र है यहाँ तक, गुजरात का ये तटीय क्षेत्र, उसके बाद ये वाला क्षेत्र आंध्र प्रदेश का, ये वाला क्षेत्र, ये तटीय क्षेत्र जितना। तो सर्वाधिक मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश। आगे लिखिए, एक और आगे पॉइंट लिखिए, सबसे बड़ा जो डेल्टा है, सबसे बड़ा जो डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जो पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पर बनता है। आगे पॉइंट लिखिए, उसके बाद समझाते हैं। सबसे बड़ा डेल्टा, सबसे बड़ा डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा, सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, सबसे बड़ा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। ये कहाँ बना? ये कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में है, जो पश्चिम बंगाल में है। जो कहाँ है? जो पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में कहाँ पे? हुगली नदी के तट पर, या सॉरी, हुगली नदी के तट पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, जो है हुगली नदी के तट पर, हुगली नदी के तट पर, हुगली नदी के तट पर, जहां पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। जहां मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। सर्वाधिक मैंग्रोव वन हमने कहा बताया? गुजरात और आंध्र प्रदेश। दूसरे नंबर पर बताया पॉइंट, सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जो पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पर है। अब इसका वो देखिए, हुगली नदी गंगा की जो मतलब वो है, क्या बोलते हैं, सहायक नदी यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर, ये जो पश्चिम बंगाल, यहाँ जो बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है, वहां पर हुगली नदी, जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से ये पश्चिम बंगाल में जब प्रवेश करती है, के तट पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो मैंग्रोव वन वाला क्षेत्र ये वाला है, ये वाला आप लोगों को समझ रहा, ये वाला। अब आगे देखती है महानदी का डेल्टा। महानदी का डेल्टा कहाँ पे? उड़ीसा में, यहाँ पर। आगे देखिए महानदी का डेल्टा, महानदी का डेल्टा, महानदी का डेल्टा, यहाँ क्या पाया जाता है? मैंग्रोव वन,
ये कहाँ पे है? उड़ीसा में। उड़ीसा में कहाँ पर है? यहाँ पर। आपको स्थिति समझ आ गई होगी। उसके बाद वो आगे देखते हैं गोदावरी कृष्णा का डेल्टा। आगे देखते हैं गोदावरी कृष्णा का डेल्टा। आगे देखते हैं गोदावरी कृष्णा का डेल्टा। ये कहां पर है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कहां पर? इस वाली जगह पर, यहाँ पर। कहां पर है? आंध्र प्रदेश। यहाँ क्या पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन कहां पर है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। उसका उसके बाद देखते हैं कावेरी नदी का डेल्टा। कावेरी नदी का डेल्टा कहां पाया जाता है? तमिलनाडु में। उसके बाद देखते हैं कावेरी नदी का डेल्टा। कावेरी नदी का डेल्टा। यहाँ क्या पाया जाता है? मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन ये कहां पर है? ये यहाँ पर है, तमिलनाडु। ये कहां? तमिलनाडु। तमिलनाडु। कहां पर इसकी स्थिति बताई? स्थिति इसकी ये बताई। आप लोगों को एक बार और समझाते हैं। सर्वाधिक मैंग्रोव वन कहां पाए जाते हैं? गुजरात और आंध्र प्रदेश, इस वाले क्षेत्र में और उस वाले क्षेत्र में। सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जो पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पर जहां मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, ये वाला क्षेत्र यहाँ पर है। गंगा नदी जो हुगली सहायक नदी से मिलती है और उसके बाद ये पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश की तरफ निकल जाती है पश्चिम बंगाल होते हुए। और उसके बाद देखते हैं महानदी का डेल्टा। ये कहां पर है? उड़ीसा में। यहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। उसके बाद देखते हैं गोदावरी कृष्णा का डेल्टा, जहां मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। गोदावरी कृष्णा का डेल्टा कहां पर है? आंध्र प्रदेश। यहाँ पर जहां ये चंद्राकार छाया प्रदेश पाया जाता है। उसके बाद देखते हैं कावेरी नदी का डेल्टा। ये मैंग्रोव वन यहाँ पर पाए जाते हैं। यह कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में इस स्थिति पर है। आप लोगों को काफी देर से हम बोलते चले गए जा रहे हैं मैंग्रोव वन। हमने मैंग्रोव वन आपको समझाया नहीं, आप लोगों को पता नहीं होगा, तो हम एक बार और बता देते थे। मैंग्रोव वन बता देते हैं कि मैंग्रोव वन क्या है। मैंग्रोव वन बार बार हम बोल रहे हैं। देखिए एक बार मैंग्रोव वन देखिए और आज की क्लास यही रोकते हैं। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे पर्वतीय वन। एक क्लास में हम उसे समाप्त करेंगे। उसके बाद हम आगे देखेंगे वन रिपोर्ट पढ़ेंगे। वन रिपोर्ट अभी हम नई वाली कंप्लीट कर रहे हैं। वन रिपोर्ट आपको हम पढ़ाएंगे 2 दिन में, लगभग परसों पढ़ाएंगे और उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे मानसून या जलवायु। तो अभी हम देखते हैं मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन क्या है? मैंग्रोव वन मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन जो है वो तटीय क्षेत्रों के अंग होते हैं। मैंग्रोव वन क्या होते हैं? ये होते हैं तटीय क्षेत्रों के अंग। मैंग्रोव वन क्या होते हैं? तटीय क्षेत्रों के अंग, ये वाले। ये आपको बताएं। ये यहाँ चिकन नेक तक किसी को काटने की बात हो रही है, बांग्लादेश से छीनने की बात हो रही है क्योंकि बहुत आंख दिखा रहा है। तो ये चिकन नेक काटने की जरूरत है जिससे हमारा जो संपर्क है यहाँ से समुद्र मार्ग से सीधे हो जाए और ये हमारा ये वाला जो है क्षेत्र ये मजबूत हो जाए। तो तटीय क्षेत्रों का अंग है।
आपको समझ आ गया होगा ये वाला, ये वाला। उसके बाद देखते हैं मैग्रोवन। ये तटीय क्षेत्र या तटीय क्षेत्र में रहने वालों लोगों की क्या करता है, सुरक्षा। ये तटीय क्षेत्रों की या तटीय क्षेत्रों में, ये तटीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्रों या तटीय क्षेत्रों में रहने वालों की सुरक्षा करता है। यह तटीय क्षेत्रों में या तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की क्या करता है, सुरक्षा। एक सेकंड के लिए रुक जाइए, थोड़ा हम देख लें कैमरे को, ये सही चल रहा है। यह तटीय क्षेत्रों या तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की क्या करता है, सुरक्षा करता है। अब देखिए आगे सुरक्षा किस प्रकार करता है। यह सुरक्षा करता है सुनामी या चक्रवात आने से। यह कब सुरक्षा करता है, सुनामी या चक्रवात से। किससे करता है, सुनामी या चक्रवात। आप लोगों को समझ आया। अच्छा, आप लोगों की ये कैसे मतलब आप ये कैसे समझे कि सुनामी चक्रवात से रक्षा करता कैसे करता होगा। मैग्रोवन ये सुनामी और चक्रवात से कैसे रक्षा करता होगा। तो आपको, हाँ आपको दिखाते। मान लो ये जो खेत है, ये खेत आपने देखा होगा, खेत में जब हम मक्का लगाते, क्या लगाते, मक्का। खेत में हमने मान लो मक्का, इस प्रकार हमने मक्का लगा दी, तो हम कोशिश करते हैं मक्का में जानवर ना घुसे, क्योंकि जानवर क्या करेंगे, इसका नुकसान करेंगे। बैल हो गया, भैंस हो गई और गाय हो गई, ये जो जानवर हैं इसमें खेत में ना घुसे चरने के लिए। तो हम क्या करते हैं, इसमें आधा फीट, आधा या 1 फीट चारों तरफ हम क्या करते हैं, चरी या बाजरा लगा देते हैं। घना बोते हैं बहुत, चरी या बाजरा बहुत घना बोते हैं चारों तरफ। अब जिसमें मतलब पतला पतला वो चरी या बाजरा इसमें जो उगता है वो पतला पतला हो जाता है, किसकी वजह से, घने की वजह से। अच्छा, हम घना क्यों बोते हैं, क्योंकि जब कोई बैल या भैंस या गाय इसमें घुसने की कोशिश करेगी तो यहाँ पर ये जो घना बाजरा या चरी हम बोते हैं तो इसमें क्या कर जाएगी, अटक जाएगी, उसका सर अंदर न जाके वो इसी को खाएगी और वापस हो जाएगी। इसी प्रकार सुनामी और चक्रवात का है। जब यहाँ घने मैग्रोव बन पाए जाते हैं, यहाँ पर घने या मैग्रोव बन पाए जाते हैं, तब जब उधर से पानी आता है या सुनामी, तो क्या करता है, वो पानी उससे टकरा के वापस हो जाता है। उसका जो प्रेशर होता है, उसका जो नुकसान होता है वो कम से कम अंदर हो। इस प्रकार ये रक्षा करते हैं। आप लोगों को समझ आ गया, जब पानी आता है तो क्या करते हैं, वो वन या जो मतलब जो पेड़ खड़े हैं उनसे टकराकर वापसी हो जाता है, या उसका जो मतलब उसकी जो गति है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आप लोगों को समझ आ गया होगा मैग्रोव वन। और उसके बाद इसका एक और पॉइंट, ये मैग्रोव वन क्या करते हैं, ये जलीय जीव और उनकी प्रारंभिक अवस्था में, मतलब उनकी प्रारंभिक अवस्था के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। ये जलीय जीव, ये जलीय जीव या उनकी प्रारंभिक अवस्था के लिए बहुत उपयोगी होते हैं, बहुत उपयोगी होते हैं। अब ये जलीय जीव या उनकी प्रारंभिक अवस्था में बहुत उपयोगी होते हैं। ये जलीय जीव के लिए कैसे उपयोगी होते हैं मैग्रोव वन, आप लोगों को हमने इससे पहले वाली क्लास में समझाया था शायद, एक बार और समझाते हैं।
जलीय जीव या मछली के छोटे बच्चे या कछुए के अंडे क्या करते हैं, जो मैग्रोव वन होते हैं ये खारीय पानी में होते हैं, खागरीय पानी, ये समुद्री तटीय पर पाए जाते हैं, समुद्र के किनारे। तो इनकी जो लकड़ी होती है वो इस प्रकार हो जाती है, एक सेकंड अभी देखते हैं। इसकी जो लकड़ी होती अंदर अंदर जाके इस प्रकार से मतलब सॉरी एक सेकंड, मान लो ये अंदर गई और इस प्रकार है, इस प्रकार से टेढ़ी होकर ऊपर निकल आए, ये ऊपर निकल आए, तो इस प्रकार से जाल टाइप का नीचे बन जाता है। तो उसमें जो बड़ी मछली होती है वो अंदर घुस नहीं सकती, तो जो छोटी मछलियां होती हैं उस जाल टाइम में वो अपना जो प्रारंभिक जीवन होता है वो उसी में व्यतीत करती हैं। और जो कछुए होते हैं वो अपने अंडे देते हैं तो वो तटीय क्षेत्र में, मतलब उसी जंगल एरिया में, उसी लकड़ियों में वहीं अपने अंडे छोड़ देते हैं, जिससे वहां कोई मतलब जो कोई बड़ा जलीय जीव या कुछ वैसा जानवर है वो ज्यादा मतलब ना पहुंच सके। तो इसीलिए कहते हैं जलीय जीव या उनकी जो प्रारंभिक अवस्था के लिए बहुत उपयोगी होता है। और इस क्लास को हम यहीं रोकते हैं, आज हमारा गला भी खराब है और कल हम पढ़ेंगे पर्वतीय वन, उसके बाद एक क्लास और होगी, सबसे इम्पोर्टेंट क्लास होगी वो, उसमें हम पढ़ाएंगे थोड़ी उसके बारे में, उसका जो डाटा देंगे करंट का, और उसके बाद मतलब ये वन है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ाएंगे मानसून। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ये जो आपने ये कंटेंट देख रहे हैं बहुत कंटेंट मस्त है, और इसे छांटने में बहुत टाइम लगता है, करीबन 2 से 3 घंटे लगते हैं, 3 से ज्यादा टाइम लग जाता है कभी कभी। तब ये कंटेंट हम इतना अच्छा कंटेंट निकाल पाते हैं। और आप किसी भी पेड कोर्स से ये कंटेंट मिला लीजिए, आपको ये कंटेंट ज्यादा ही लगेगा उस पेड कोर्स से। तो अब 2 क्लासें और बची हैं, कल पर्वतीय वन पढ़ते हैं। आप लोग शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सपोर्ट बनाए रखिए। और जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता चले जाएगा उतनी एनर्जी उतने जोश के साथ पढ़ाएंगे। आज थोड़ा हमारा गला खराब था, उस वजह से आप लोगों को मजा नहीं आया होगा, थोड़ी एनर्जी डाउन गई होगी। फिर चलते हैं, रोकते हैं क्लास को, क्लास लंबी हो रही। धन्यवाद और पढ़ते रहिए।